मैम, जी जी बोले। मैंने आपसे पूछना था, जो लिंग्विस्टिक एंड साइंस आपने पढ़ाया था, क्या वो इम्पोर्टेंट है? जी, लिंग्विस्टिक साइंस तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। आपके जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना लिंग्विस्टिक के लिए, तो पूछते ही आपसे यही है कि लिंग्विस्टिक साइंस क्यों, बताइए ना जरा। कल हमने इसी पे बहस की थी कि लिंग्विस्टिक क्यों साइंस है, क्योंकि उसके अंदर ठीक मुशाहिदात है हैं, मैम। उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस है, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स है, उसके अंदर प्रिंसिपल्स हैं, उसके अंदर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे दिए जा रहे हैं। जैसे साइंस में थ्योरीज होती है ना, साइंस वो जैसे कहते हैं ना हिडन मीनिंग पे, मीनिंग सिंबोलिज्म पे यकीन नहीं रखती, ऐसे ही लिंग्विस्टिक वाले भी साइंसदान है। वो इन कोई राइम स्कीम पे और सिंबोलिज्म पे, मेटाफोर्स पे इन भी यकीन नहीं रखते। वो सीधी खड़ी वो कंसाइज किस्म की बात करके आपके सामने पॉइंट्स रख देते हैं। ठीक है, वो आपने जरूर क्वेश्चन सुनना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों को ये दोनों मिक्स भी होके आ सकते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाई लिंग्विस्टिक इज साइंस, ये दोनों चैप्टर्स मिक्स भी हो जाते हैं। तो आपने बड़े ध्यान से देखना कि लैंग्वेज क्या है और लिंग्विस्टिक क्या है। ठीक है, लैंग्वेज वो जुबान है जो आप और मैं हम बोल रहे हैं, और लिंग्विस्टिक्स उस जुबान की जांच पड़ताल, मुशाहिदा, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन कि इस जुबान के अंदर आखिर है क्या, वो लिंग्विस्टिक है सारी। और लिंग्विस्टिक जो होती है ना, वो लिंग्विस्टिक्स बनते हैं, वो इल्म लिसान के डॉक्टर बन जाते हैं ना, वो लैंग्वेज के डॉक्टर को लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अब ये समझ लो। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन को इजी नहीं लेना, ये क्वेश्चन आपका मिक्स होके आता है, और लास्ट टाइम बच्चों को ये मिक्स होके आ गया था, और बच्चों को पूरा क्वेश्चन समझ आ गया था। एंड में उन्होंने पूछ लिया था कि वाई, क्यों ये एक साइंस है। उसने दो क्वेश्चंस जोड़ दिए थे, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो दो तीन क्वेश्चंस मिक्स करके भी आपको दे देती हैं। बात कुछ लंबी हो जाएगी ज्यादा, चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, क्या चीज है लैंग्वेज। उसने सबसे पहले तो तारीफ कर दी कि ये खुदा का एक बहुत खुदाई किस्म का गिफ्ट हमें मिला है। ठीक है, और लैंग्वेज क्या करती है, फर्क डालती है आदमी और एनिमल्स के दरमियान। अब ये उसने आपको बड़ा पॉइंट बता दिया। देखिए, जानवरों के पास सब कुछ है, उनके पास दांत, नाक, जबान, गला, हलक, ये ऑर्गन्स है ना, वोकल कॉर्ड्स है ना उनके पास, हमारे पास भी है, लेकिन वो इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जबड़े, उनके दांत हमारी शेप के नहीं बने हुए, इस वजह से वो बोल नहीं सकते। यही फर्क है उनका और हमारा। ये आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जानवरों और एज इनका इंसान के क्या फर्क है, तो आपने उनके वोकल कॉर्ड और हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को कंपैरिजन करना है। आप तस्वीर बनाएंगे, आप यहाँ पर भी आपकी तस्वीर है, याद रखिएगा, मैं आपको तस्वीर दिखाने वाली हूँ। वो तस्वीर आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, और एंड वाले दिन तक भी बच्चे प्रैक्टिस करके परेशान थे कि मिस फिर कुछ भूल रहा है, फिर कुछ भूल रहा है, तो इसीलिए आप ना अभी से बनाना शुरू करें तस्वीरें। मेरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू इस पे या कि डायग्राम्स और आपको फ्लो चार्ट्स और ग्राफ्स आने चाहिए। लैंग्वेज क्या है जनाब, इंसान का बहुत बड़ा असासा है। ठीक है, जबान ना होती हमारे पास तो हम तरक्की ना करते। लैंग्वेज का मतलब क्या है, डस मीन अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, क्या इसका मतलब है कि अल्फाज का बहुत ज्यादा जहीरा और स्ट्रंग हो जाता है, इकट्ठा यानी पुरोया जाता है किसके अंदर, एक जुमले के अंदर। बट ईच वर्ड हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी और मीनिंग्स, हर लफ्ज जो होता है ना उसकी अपनी शिनाख्त होती है, अपना मीनिंग होता है। अभी हमने म, ए, अ, न, ई, न, ग, हर एक की आइडेंटिटी पे बात करनी है फोनेटिक के चैप्टर में जाके। तो हर जो वर्ड है ना उसके अंदर जो लेटर्स है ना उनकी अपनी ही शिनाख्त है। दरअसल जो अल्फाज होते हैं ना, वो जब इकट्ठे किए जाते हैं, जब उनको हम बॉट टुगेदर करते हैं एक स्पेशल तरीके के साथ, तो वो हमें क्या देते हैं, हाईली सिस्टमैटिक ऑर्डर मिल जाता है। जब हमने देखिए WORD से वर्ड्स बन गया, तो ये एक सिस्टमैटिक ऑर्डर है, निजाम, तरतीब, सीधी जा रही है। मैं कर दूं, वो आपको दिया जाता ना एक क्वेश्चन, SWROD, चलें जी वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करें, वो कोई इंग्लिश का वर्ड बनते ही नहीं, फिर हम सोचते हैं इससे क्या वर्ड बनेगा। तो ये अल्फाज जो है ना खास ऑर्डर में तरतीब दिए जाते हैं, फ्रॉम विच वी गेट मीनिंग्स, तो तभी हमें मतलब पता चलते हैं ना। लैंग्वेज इज नॉट रैंडम बिहेवियर, लैंग्वेज ये नहीं है कि बेतरतीबी के साथ कुछ आपके सामने रखा जाए और आप उससे कुछ अहज कर लें। ठीक है, बेतरतीब नहीं है, रैंडम नहीं है, बट सिस्टमैटिक। अब आपने लैंग्वेज को अंडरलाइन करके और लैंग्वेज के साथ शाख निकालनी है और बताना है सिस्टमैटिक ऑर्डर है, सेपरेट आइडेंटिटी है,
स्ट्रंग ऑफ वर्ड्स है, ये आपने इन दोनों को इकट्ठा कर देना। स्ट्रंग ऑफ वर्ड्स है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स लगा देंगे तो भी कोई नहीं। लैंग्वेज के ये सारे आपके मीनिंग्स हैं। लैंग्वेज क्या है जनाब? सिस्टमेटिक ऑर्डर है। और फिर ये क्या करती है? सर्टेन ऑर्डरिंग जब हम कर लेते हैं तो फिर हम काबिल कबूल बना देते हैं हैव प्रिस्क्राइब मीनिंग्स के। ये इतने काबिल कबूल हो जाते हैं कि हम उससे मतलब समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर द सन इज शाइनिंग, it's not the same as is the sun shining। अब यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, देखने दोनों में वही वर्डिंग आ रही है, वही चीज आ रही है, लेकिन ये है सिंपल स्टेटमेंट और ये है क्वेश्चनिंग और एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ पूछ रहा है क्या सूरज चमक रहा है। अब यहाँ सूरज चमक रहा है तो दोनों का मतलब तो सेम नहीं आएगा ना, बेशक अल्फाज सेम है, ऑर्डर जो है वो कुछ क्वेश्चंस में आ गया, सिंपल में आ गया। अब फॉलोइंग डेफिनेशंस जो हमें मिली है वो कुछ हमें लिंग्विस्टिक्स हैं, कुछ टेक्निकार्स होते हैं जो जुबान पे बहुत ज्यादा काम कर चुके होते हैं। उन्होंने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू ब्लॉक एंड ट्रैगर, ये क्या कहते हैं? ये कुछ आपने डेफिनेशन लैंग्वेज की ना 3 या 4 याद कर लें, एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग में 2 भी रह जाएगी ना तो वो भी बड़ी बात है। लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी वोकल्स सिंबल्स। आर्बिट्रेरी होता है खुद मुख्तियार, जिसको यानी मेरा लहजा है तो मेरा आर्बिट्रेरी खुद मुख्तियार लहजा है, आपका है तो आपका अपना आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स हैं। वोकल सिंबल्स वो होते हैं जो हमारी जुबान, नाक, कान, गले से निकलने वाले कुछ अलामतें होती हैं, तो वो आर्बिट्रेरी अलामतें होती हैं। हर लैंग्वेज की अपनी एक अलामत होती है और उससे मतलब ये कि विच स्पेशल ग्रुप ऑपरेट्स। स्पेशल ग्रुप पे बात वही आ गई ना, जो कि खास ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले, खास इलाके से ताल्लुक रखने वाले जैसे जुबान इस्तेमाल करते हैं तो वो लैंग्वेज उस निजाम का नाम है। ये इन्होंने कहा जनाब, ट्रैगर और ब्लॉक ने कहा। एलिन क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं लैंग्वेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थॉट्स। लैंग्वेज का मतलब है जनाब कम्युनिकेटिंग, हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, अपनी सोचो विचार की जो गुफ्तगू करते हैं वो जबान है। हम ये लेसन रीड कर रहे हैं तो मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये हम एक दूसरे से कम्युनिकेटिंग कर रहे हैं जनाब, और ये जबान है। आर्बिट्रेरी वोकल्स उस वक्त आएंगे कि जब कम्युनिकेटिंग के अंदर हमें पता लगेगा कि हम होंठ कब जोड़ते हैं, अपनी टिप ऑफ टंग कब टच करते हैं, अपने खलक से कब आवाज निकालते हैं, ये हमारे वोकल सिंबल्स बन जाते हैं। अब जो जनाब आगे ओ जेस्पर्सन आ गए हैं, ये कहते हैं कि लैंग्वेज सेट है ह्यूमन हैबिट्स का, उनका एक सेट है जनाब। द पर्पसेस और वो मकासद ऑफ विच इज टू गिव एक्सप्रेशन, वो मकासद हैं जो हमें तासुर देते हैं किसका? हमारी सोच का और हमारे एहसासात का। हम गुस्से में होते हैं तो हमारी लैंग्वेज में भी गुस्सा दिखाई देता है, गम में होते हैं तो लैंग्वेज में गम दिखाई देता है, तो हमारी एहसासात और फीलिंग्स भी दिखाई देती हैं हमारी जुबान में। वेबस्टर डिक्शनरी है, वेबस्टर वाले क्या कहते हैं? कहते हैं जनाब लैंग्वेज इज ऑडियोएबल, सुनी जा सकती है। आर्टिकुलेट ह्यूमन स्पीच, आर्टिकुलेट होते हैं लहजा, जो ह्यूमन स्पीच का लहजा है उसके जरिए एज प्रोड्यूसर पेश की जाती है बाय द एक्शन, उन एक्शंस के साथ जो कि हमारी जुबान करती है, और एडजेसेंट वोकल ऑर्गन्स करते हैं। एडजेसेंट वही जो नेक्स्ट टू ज्वाइन होते हैं ना, जैसे मेरा जबड़ा मेरी जुबान के पास है, जुबान मेरी जो है वो मेरे अगले दांतों को टच कर रही है और अगले दांत मेरे होंठों को टच कर रहे हैं, तो ये होते हैं एडजेस्टेंट वोकल्स ऑर्गन्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू जाके एक दूसरे को टच करते हैं। इसकी बात आपने फोनेटिक के चैप्टर में आके समझनी है। आगे चलते हैं तो जनाब कहते हैं कि जो सारी की सारी डेफिनेशंस है बिल्कुल क्लियर हो गया कि लैंग्वेज इस्तेमाल होती है एक्सप्रेशंस बताने के लिए, सोच बताने के लिए, फीलिंग्स बताने के लिए एक खास ग्रुप की। अब यहाँ पे लैंग्वेज को अंडरलाइन करके और लैंग्वेज के बेशक साथ से ये 3 शाहें निकालें और 3 शाहों के साथ लिखे एक्सप्रेशन, फीलिंग्स और थॉट्स। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? हमने चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज पर ही बात करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो भी एक्सप्रेशंस बताती है, सोच बताती है, फीलिंग बताती है किसी खास ग्रुप की, लेकिन ये एक फॉरेन लैंग्वेज है फॉर इंडियंस। अब यहाँ चूंकि इंडियंस ने ये फोल्डर्स बनाए, उसने इंडियंस लिखा, आप इसे कोई भी कंट्री कह सकते हैं, कॉमन पीपल्स कह सकते हैं, या फॉर द वर्ड्स भी कह सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसकी स्किल क्या है? लैंग्वेज की एक खास महारत होती है, एसेंशियली स्किल होनी चाहिए, आपके पास बोलने पर अबूर होना चाहिए। इट इज नॉट कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट, ये नहीं है कि आपको एक कंटेंट दे दिया गया है तो आपने उस पर बात करनी है, यानी आपने अगर इंग्लिश पे रहना है तो वो लिटरेरी टर्म्स पे बात करनी है, साइंस पे रहना तो तजुर्बात पे बात करनी है, सोशल स्टडीज पे रहना तो माशरे की बात करनी है, कॉमर्स में चले जाना तो आपने इस सब्जेक्ट के मुताबिक बात करनी है, मैथ्स पे चले जाना तो मैथमेटिकल रूल्स बताने हैं। ये वो नहीं है, ये कंटेंट
बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है। अंडरलाइन करेंगे इस पॉइंट को। इसका मतलब क्या है? इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन, ये क्या कर रहा है? इनायत कर रहा है, इम्पार्टिंग इनायत कर रहा है मालूमात, टू फिल द ह्यूमन माइंड्स विद नॉलेज, हमारे दिमाग को इल्म से भरने के लिए हमें मालूमात मुहैया कर रहा है, मालूमात फराहम कर रहा है। लिहाजा लैंग्वेज एक महारत है, एक स्किल है, एक हुनर है। इट्स नेचुरली कम्स अंडर साइकोमोटर डोमेन। जब हमारे जो होते हैं ना नफ्सी हरकत होती हैं, जब हमारा नफ्सियात, हमारा दिमाग हरकत करता है, उसका जब गलबा होता है, उसकी जब हुक्मरानी होती है, तब ये कुदरती तौर पर आ जाती है। बच्चे को हम जुबान सिखाते नहीं है, बच्चा अपने साइकोमोटर स्किल्स के साथ खुद ही सीखता है। जब माँ बोलती है आ जाओ, तो वो आता है। इंग्लिश की माँ बोलेगी कम, तो वो कम हो जाएगा, वो उसका भी आना ही है, उसका भी आना ही है, तो ये वो ऑटोमेटिकली नेचुरली सीखता है अपने एटमोसफियर से। अब ये आपको बात करेगा नॉम चॉम्स्की ने, आपको ये समझाना है आके। ये जो स्किल है ना, इसको कहा जा सकता है द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। ये वो महारत है, वो काबिलियत है जिससे आप कोई चीज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपको स्विमिंग सिखाई जाती है, खेल कूद सिखाया जाता है, ये स्किल्स होती हैं विच पीपल्स परफॉर्म आफ्टर एक्वायरिंग दैम। पहले लोग सीखते हैं और फिर इसे परफॉर्म करते हैं। नोइंग अबाउट दिस थिंग्स, इन्हीं चीजों के बारे में जब आप जानते हैं, तो एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। यानी ये जो चीजें हैं, ये आपकी दिमागी तक वो जो होती है ना, तदरीस से पैदा होती है। आपको दिमागी दर्स दिया जाता है, आपको सिखाया जाता है हाथ ऊपर रखना है, हाथ नीचे रखना है, कि कैसे मारनी है। तो ये कॉग्निशन जो है लेवल चलता है, यानी ये भी माइंड का लेवल होता है, जिससे आपको शिनाख्त होती है। कॉग्निशन होती है इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ हम किसी भी चीज को सीखते हैं। और ये जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं इन्हीं स्किल्स को, तो वो एक्शन बन जाता है। पहले हम उसको सीखते हैं, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज एक कम्प्लेक्स स्किल है, ये आप अंडरलाइन करेंगे। ये सीधी बात नहीं आपको बताएगी। इसके अंदर 4 सब स्किल्स हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। वो सब स्किल्स वो हैं जो आप आइट्स में यूज करते हैं। आप आइट्स का एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वो आइट्स वाला पहले आपके ये चारों टेस्ट लेता है, ठीक है। लिसनिंग का टेस्ट होता है, स्पीकिंग का होता है, राइटिंग का होता है और रीडिंग का होता है। ये आपकी लैंग्वेज स्किल्स के टेस्ट लेते हैं आइट्स वाले, ठीक है। चारों टेस्ट होते हैं ना आपके। ये आपने डायग्राम याद करनी है और बताना है कि लैंग्वेज कौन सी स्किल्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब यहाँ पे लैंग्वेज की कुछ दर्जा बंदियां भी कर दी गई है कि लैंग्वेज के कौन कौन से दर्जे हैं, कौन कौन सी हद बंदियां हैं, क्लासिफिकेशन हो गई उसकी। 4 ही जनाब उसकी फंडामेंटल बुनियादी स्किल्स हैं, जैसे कि LSRW। तो ये कौन थे जो अभी आपने ऊपर डायग्राम में देखे हैं? ये LSRW, ये वाली स्किल्स है इसकी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब आगे चले जाते हैं तो इसने कहा 2 और इसके हम हिस्से कर देते हैं। और वो हिस्से कौन से हैं? एक है प्रोडक्टिव स्किल्स यानी एक्टिव स्किल्स, और दूसरी है जनाब आपकी रिसेप्टिव स्किल्स यानी पैसिव स्किल्स। अब प्रोडक्टिव स्किल्स और रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती हैं? प्रोडक्टिव से तो पता चल गया ना, जो पेश कर रही है, जो आपको खुद वसूल देनी है किसी को, और रिसेप्टिव में आपको वसूल करनी है। सुनाई आपको दे रहा है क्योंकि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। रीडिंग हम कर रहे हैं क्योंकि किसी ने लिखा हुआ है तो हम पढ़ रहे हैं, तो हम ये दोनों चीजें वसूल कर रहे हैं, ठीक है। और हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? जब आप बोल रहे हैं तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब आप राइटिंग कर रहे हैं तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे एग्जामिनेशन जो है ना, वो इस पे मुश्तमिल है, सारे राइटिंग पे मुश्तमिल है। आप इंग्लिश यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो वो आपको कहेंगे हमें लिसनिंग का भी टेस्ट दें, हमें रीडिंग करके भी दिखाएं, हमें स्पीकिंग करके भी दिखाएं। वो आपको इसको इंटरव्यू भी देने जाएंगे किसी ब्रिटिश अमेरिकन स्कूल में, तो अगले आपके सामने एक पेपर रखेंगे कि चलें जी रीडिंग करके बताएं। वो सुनेंगे कि इसका एक्सेंट कैसा है, इसकी रीडिंग स्पीड कितनी है, क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है कि नहीं है। ये सारी लैंग्वेज स्किल्स जो होती है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी काउंट होती है। दोनों डायग्राम्स आपने याद रखनी है। स्पीकिंग और राइटिंग को जनाब प्रोडक्टिव स्किल्स कहा जाता है क्योंकि ये यूजिंग दीज स्किल्स अ लर्नर, लर्नर कौन है? आप और मैं, हम लर्नर्स हैं, हम लर्न करते हैं, हम यूजर्स हैं, हम इनका यूज करते हैं, इसीलिए ये प्रोडक्टिव स्किल्स है। प्रोडक्टिव स्किल्स लिख के उसके साथ प्लस कर ले लर्नर और यूजर्स, तो आपको ये याद हो जाएगा कीवर्ड। इज नॉट ओनली एक्टिव बट आल्सो प्रोड्यूस्ड साउंड्स इन स्पीकिंग एंड सिंबल्स। अब ना सिर्फ ये एक एक्टिव स्किल है क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, हम मुतहर्रिक हो रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमें ये लेटर्स और स्पीकिंग साउंड्स भी बताने पड़ते हैं। और राइटिंग में क्या होता है जनाब? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देख लें
तो लिसनिंग और रीडिंग, जब राइटिंग करते हैं तो हम लेटर्स और सिंबल्स ये सारे कुछ राइटिंग में ले जाते हैं। लिसनिंग में क्या करते हैं, रीडिंग में क्या करते हैं, इसको समझा जाता है रिसेप्टिव स्किल्स, यानी हमने वसूल की है, क्योंकि यहाँ पर जो लर्नर होता है ना वो जनरली पैसिव है, यानी आप लोग सुस्त बने हुए हैं। मैं बोल रही हूँ तो मैं आपको सुना रही हूँ तो मैं प्रोडक्टिव स्किल्स दे रही हूँ, आप सुन रही हैं तो आप रिसेप्टिव स्किल दे रही हैं। आप बोलेंगी तो आपकी प्रोडक्टिव हो जाएगी, मेरी रिसेप्टिव हो जाएगी, क्योंकि मैं वसूल करूंगी। रिसीव्स हो रही है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जनरली जो लर्नर है वो सुन रहा है। तो लिसनिंग और रीडिंग के साथ आपको ये सारी चीजें समझाई जा रही हैं। मैं रीड कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। फॉलोइंग जो टेबल है ना, इससे आपको इसका पता चलेगा। ये भी टेबल आपने ऐसे बनाने हैं, स्केल आपके हाथ में होगा एग्जामिनेशन हॉल में, और अगर आपके पास पेंसिल पकड़ने का टाइम नहीं होगा तो आप पेन से ही ड्रॉ कर देंगे। अगर आपके पास मार्कर पकड़ने का टाइम नहीं होगा तो पेन से ही सारा कुछ लिखते जाएंगे, जब इसको ऐसे अंडरलाइन करते जाएंगे। अभी मैं देख रही थी आपकी असाइनमेंट्स आपने पेन से लिखी हुई थी, तो मैं सोच रही थी एग्जामिनेशन हॉल में पेन पकड़ने का भी टाइम नहीं होता, 40 मिनट्स में आपने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो बेशक आप पेन पकड़ ले, एंड पे आके उसको अंडरलाइन करते जाए, और साथ साथ अंडरलाइन करें तो ज्यादा बेहतर है। ये दोनों स्किल्स आ गई, ओरल आ गया तो ये चीज आ गई, रिटन आ गया तो ये दोनों आ गया। ओरल में लिसनिंग और स्पीकिंग आ गई, और रिटन में जनाब रीडिंग राइटिंग आ गई। ये ग्राफ भी आपने याद करना है। यहाँ पर आपकी 3 डायग्राम्स ऊपर चली गई हैं, एक और जनाब वो हमें सेम आइडिया बता रहा है और फ्लो चार्ट के जरिए बता रहे हैं। ये वाली स्किल मैं इसको जरा छोटा करती हूँ ताकि आपको ये चार्ट सारा दिखाई दे। ये ले जनाब, ये थी लैंग्वेज स्किल, और इसके अंदर था ये ओरल, वही बोलने वाली, और ये ग्राफिक मोटर स्किल्स, जिसमें आपको जोग्राफियाई तौर पर कुछ दिखाया जा रहा है, बनाकर दिखाया जा रहा है। आप इसका ऐसे भी चार्ट बना सकते हैं। लैंग्वेज स्किल के अंदर से 2 निकली, उन एक एक के अंदर से फिर 2-2 चीजें निकली हैं। तो चीजें वही है, देखिए यहाँ पर भी वही थी, इसके ऊपर भी वही थी, इसके नीचे भी वही है, बस उसके बनाने का तरीका बार बार मुख्तलिफ हो रहा है, ताकि कोई तो आपके दिमाग में रह जाएगा, कोई से भी आप याद कर सकते हैं। आगे वो कह रहा है ये जो कैटेगरी है ना लैंग्वेज की चारों स्किल्स के, इसके 2 और तरीके भी वो आपको बताते हैं। एक होती है प्रॉपर स्किल और एक होती है कैजुअल स्किल। प्रॉपर स्किल्स वो होती हैं जिसमें आपको मुनासिब महारत हासिल हो, और कैजुअल स्किल्स वो होती हैं जिसमें आपको बस मामूली सी महारत भी हासिल हो तो आप कर सकते हैं। यानी अगर आपको अलिफ बे पे आती है तो आप रीडिंग करने के काबिल हैं, आप थोड़ा बहुत लिखने के काबिल हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर स्किल्स आ रही हैं तो आप जो दूसरा बंदा बोल रहा है उसकी सुन भी सकते हैं और उसको बोल के जवाब भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, ये दोनों स्किल्स भी आपके पास होती हैं। आगे आ जाए जनाब, फॉर्म्स इसकी क्या है, इसकी शक्लें कौन कौन सी हैं। लैंग्वेज की शक्ल पे आ जाते हैं, तो लैंग्वेज की हमें वो बता रहे हैं कि जनाब नॉर्मली जो हमें बोली जाती हैं लैंग्वेज के अंदर, वो हमारी 2 शक्लें हमारे पास आती हैं, एक तो बोलने में आती है, एक लिखने में आती है। लैंग्वेज क्या है, सिस्टम ऑफ द सिस्टम्स है, निजामों का निजाम है, इससे चलता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स है और ह्यूमन बॉडी के लिए ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा जबान का सिस्टम बन जाता है, तो क्यों बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर फंक्शंस होते हैं जिनको हम साउंड्स के जरिए देखते हैं, वर्ड्स के जरिए देखते हैं, स्ट्रक्चर्स के जरिए देखते हैं। लैंग्वेज इसीलिए सिस्टम का सिस्टम बन जाता है कि हम इसकी तह तक जाते हैं। साउंड कैसे आ रहा है, किन बायलेबियल को, किन वोकल कॉर्ड को टच करके आ रहा है, होंठ टच हो रहे हैं, टिप टच हो रही है, वर्ड कैसे बन रहा है, वर्ड का साउंड अगर 2 लेटर इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या साउंड आएगा, जैसे वो CH और SH और KH का आ जाता है चक्कर। स्ट्रक्चर क्या है, ये सबके ऊपर लैंग्वेज डिपेंड करती है। ये इंटीग्रेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर मुश्तमिल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, पूरी की पूरी लैंग्वेज के अंदर एक निजाम बना देते हैं, एक आयन सा बना देते हैं। अब ये जो लैंग्वेज का सिस्टम होता है ना, इसके अंदर फोनेटिक्स है, इसके अंदर ग्रामर है, वोकैबुलरी है। फोनेटिक बस आपके लिए नहीं होगी, ग्रामर आपके लिए नहीं है, आपने बचपन से ग्रामर किया, वोकैबुलरी आपको बचपन से बताई गई है, वर्ड्स मीनिंग करके, तो ये दोनों चीजें आपके लिए वही है, सिर्फ फोनेटिक आपको नई चीज नजर आएगी। देमसेल्फ आर अ सिस्टम, इन सब के अंदर भी सिस्टम होता है। चलिए फेनोलॉजी आ जाए, ये चीजें आपके मुकम्मल चैप्टर आपने ये करने हैं, फेनोलॉजी का चैप्टर करेंगे, मॉर्फोलॉजी का चैप्टर करेंगे, सिमेंटिक्स, सेंटेक्स, ये सारे चैप्टर्स आपने करने हैं। इनके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो आपने लाजमी करनी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। साउंड सिस्टम आ जाता है, फोनेटिक को प्लस करेंगे तो साउंड सिस्टम बन जाता है, इसको फोनोलॉजी कहते हैं, यानी आवाजों का निजाम होता है। इसके अंदर सारे खास किस्म की आवाजें सेट की जाती हैं, उनको आपको बताया जाता है, और साउंड किस तरह स्टैंड्स करके एक वर्ड्स बनाते हैं ये बताती हैं। फिर वर्ड्स जो होती हैं वो कैसे ऑब्जेक्ट करते हैं, आइडियाज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इन सबको मिलाकर वर्ड्स कैसे काम करते हैं, और फिर वर्ड्स को हम मिला के आगे जो है ना एक बामानी लफ्ज बना लेते हैं। कलमा मोहम्मद आपने पढ़ा होगा ना, एक कलमा बन जाता है, जैसे पेंसिल, एडवाइस, रिलेटिव,
कलमात हैं, इनको हम समझ सकते हैं और इन अल्फाज के मीनिंग्स भी हैं। अगर मैं इनके एन इधर कर दूंगी, ई उधर कर दूंगी, पी इधर कर दूंगी तो वो महमल बन जाएगा, वो कोई कलमा नहीं रहेगा। मॉर्फोलॉजी इन तमाम अल्फाज की ही तालीम का नाम है, यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फाज की तालीम दी जाती है। इसमें भी आपको डायग्राम मिलेगी, उसमें भी डायग्राम मिलेगी, हर चैप्टर में आपके पास डायग्राम है। इसके अंदर जो फॉर्मेशन हो रही है मुख्तलिफ चीजों की हो रही है और इनकी जो फॉर्म है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। सिमेंटिक्स की तरफ चले जाते हैं तो जनाब सिमेंटिक्स जो है वो मीनिंग्स बताती है। एक फॉर्मेशन जो अल्फाज बन रहा है उसके अंदर कौन से मीनिंग्स हैं वो आपको बताए जाते हैं सिमेंटिक्स के अंदर। ये जब हम इनके चैप्टर्स को डिटेल में करते हैं तो उस पर बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन करेगा, ये सेंटेक्स क्या करेगा, अरेंजमेंट कर देगा अल्फाज के और अल्फाज से तमीर हो जाएगा, एक फ्रेज बन जाएगा, नामुकम्मल जुमला बन जाएगा, एक फार्मूले बन जाएगा और फार्मूले भी वही नामुकम्मल जुमला होता है। इसके बाद एक सेंटेंस बन जाएगा जो आपको बामानी जुमला मिल जाएगा, तो फिर वो हमारा सेंटेक्स कहलाता है। जुमले के अंदर कितनी शाखें हैं ये आपको पता चलने वाला है। स्पीच ऑर्गन्स पे चले जाते हैं तो स्पीच ऑर्गन जो होते हैं ना वो प्राइमरली होते हैं, वो ऑर्गन्स होंगे तो आप बोलेंगे। आपके पास स्पीच ऑर्गन है यानी सुनने की सलाहियत है तो आपके दिमाग तक बात जा रही है तो ही आप बोलेंगे। इससे हम साउंड्स जो हैं उनको प्रोड्यूस कर देते हैं, हम साउंड्स बोलते हैं। किसकी हेल्प के साथ? अपने वेरियस ऑर्गन्स की हेल्प के साथ जो हमारे मुंह में मौजूद हैं। मुंह में जो ऑर्गन्स होते हैं उनको स्पीच ऑर्गन्स कहते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं साउंड। ये आपका फोनेटिक्स का चैप्टर है। आगे चलती है तो जनरली इनको ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कहा जाता है और ऑर्गन ऑफ स्पीच जो होते हैं इनको हम डिवाइड कर देते हैं 3 ग्रुप्स के अंदर। ये उसकी डायग्राम आ गई आपके पास। इसमें जनाब रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, फोनेटरी सिस्टम आ जाता है और इसके साथ आर्टिकुलेटरी सिस्टम आ जाता है। रेस्पिरेटरी वो है जब वो आपके लंग्स नहीं होते, ऐसे आपका वो एक लंग्स की पिक्चर बनाई जाती है, तो यहाँ पर आपकी सांस की नाली से जो सारा निकल रहा है वो आ जाएगा। फोनेटिक्स में आज आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके वो सिस्टम मिलेंगे जो आपकी आवाज शो कर रहे हैं। जहां पर आवाज आता है ना वॉइस बॉक्स आ जाता है, हमारा वॉइस बॉक्स जो होता है वो सारा हमें बताएगा। आर्टिकुलेटरी में आपके वो सारी हिज्जों वाले आ जाएंगे, ऑर्गन्स आ जाएंगे, होंठ, नाक, कान, ये सारा ऑर्गन्स की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको याद करनी होगी, आपको आगे भी आएंगी फोनेटिक की तस्वीरें, तो आपने ये ऐसी तस्वीर बनानी ही पड़नी है आपको। आप इस तस्वीर से जान नहीं छुड़ा पाएंगे। आप कहेंगे भाई मैं ना बनाऊं, नहीं होता। ऐसी तस्वीरें आपको फोनेटिक्स के चैप्टर में भी मिलेंगी, यानी आपको बनानी ही पड़ेगी। आप ऐसे नंबर शो करके भी उनका बता सकते हैं। अब मेरा जो है ना लेक्चर काफी लंबा ही होने वाला हो गया है। कितना रह गया है? काफी हो गया जनाब, लेंथी। चलो मैं बोलती हूँ, जब तक रिकॉर्डिंग चल रही है चलती रहेगी। नेजल से आप बात करते हैं तो ये जनाब नाक का रास्ता है। आप लिप्स की बात करेंगे तो दोनों होंठ आ जाएंगे, ये दोनों होंठ के साथ बात करेगी। टीथ की बात करेंगे तो यहाँ पर टिप ऑफ टंग जो है ना वो टीथ को टच करेगी, बाज़ बात आपके लिप्स भी टीथ को टच करेंगे। एल्वेलर रिज जो है ना ये आपके अंदर सिस्टम होता है, ये दांतों के ऊपर का छत्ता होता है। वेलम चलते हैं तो इसके पीछे ये जरा सॉफ्ट सा एक तालू होता है, वो है यूवेला। हमारा यहाँ पर एक तालू आ जाता है जो लटकने वाला है पीछे बैक साइड पे। फिर आगे एपिक्स आ गया तो यहाँ पर जो टंग की टिप होती है ना वो आ जाती है। जो ब्लेड है वो हमारी जुबान के ये जो साइड्स पे होते हैं वो आ जाते हैं, वहां से हम जो अल्फाज प्रोड्यूस करते हैं। बैक ऑफ द टंग हमारा डॉर्सन्स है, ये पीछे वाले हलक के हिस्से के पास बैक ऑफ द टंग होती है, यहाँ से भी कुछ अल्फाज निकलते हैं। ऑरल कैविटीज जो होती है वो हमारी ये है जहां से सीधी आवाज बाहर जाएगी। और फ्रेक्स जो है ये आपका सिस्टम आपके खलक के पास होता है। और इसके बाद एपिग्लोटिक्स भी आपके यहाँ हलक के पास है, ये हलक के बस वो एच ही निकलता है हमारे हलक से, खा का साउंड, ये वहां से साउंड वो प्रोड्यूस होते हैं। लिरिक्स की तरफ चले जाते हैं तो ये भी आपके ये ग्लोटिस के पास ही होता है। वोकल कोड जो है ये आपके इसी के तरफ, ये आगे और पीछे, आगे और पीछे। वो कहते हैं ना सांस की नाली में नहीं जाना चाहिए खाना, खाना पीछे ही जाना चाहिए। तो सांस की नाली में खाना जाता है तो हमें खांसी आ जाती है, तो पीछे से अगर हमारा खाना जाता है तो सही जाता है। तो यहाँ से आवाज निकलती है, यहाँ से खाने का सिस्टम होता है। वो वायरस का यही था ना कि वायरस आपका सांस की नाली में नहीं फंसना चाहिए, आपका पीछे से पेट में चला जाएगा तो वो जाया हो जाएगा। इसको समझने के बाद आपको वायरस भी समझ आ जाएगा जो आया था। ट्रेशियस की तरफ चले जाते हैं जनाब, तो यहाँ पर भी आपको ये बताता है कि ये हवा की नाली है और हवा जहां से निकल रही है उसको कहते हैं। और इसके बाद है जनाब हमारा एस्पेसिफिगा, ये गजाई नाली है। ये पीछे वाली गजा की नाली है और आगे वाली हमारी सांस की नाली है। सांस की नाली से आवाज आएंगे, गजा की नाली से आपका खाना जाएगा। स्पीच ऑर्गन्स की तरफ चले जाते हैं तो वही चीजें दोबारा आ गई हैं। अब उन चीजों को उसने आपको मजीद तफसील के साथ बताना है। लिप्स हमारे यहाँ पर ही शो कर रहे हैं, टीथ शो कर रही है। आपके कौन है? ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है, इन्हें ऑर्गन्स ऑफ स्पीच और वोकल कॉर्ड भी का ऑर्गन भी कहा जाता है। लिप्स, टीथ,
एल्वेलर रिज, ये याद रखेंगे आपके, ये मुंह के ऊपर वाला होता है, ये मुंह के छत्ता यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर आप अपनी जुबान टच करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। आगे चलेंगे तो हार्ड पैलेट है हमारा, यहाँ पे सख्त वाला तालु है, थोड़ा उसका पीछे जाएंगे तो नरम वाला तालु है, जैसे यहाँ वो बता रहा है कि पीछे बैक साइड पे जाए, फिर यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट तालु होता है, और फिरिक्स होता है जो हमारा यहाँ बैक साइड पे लटक रहा है, बैक साइड पे यहाँ पे। और ब्लेड जो होते हैं वो जुबान के, ये आपके ना उसके साथ लगते हैं, आपके दारों के साथ लगते हैं, आपके जो जुबान के जो ब्लेड्स होते हैं, इनसे अल्फाज महसूस होने हैं, वो अल्फाज आपने याद करने होंगे। फ्रंट हमारी टंग का है, उससे भी अल्फाज निकलते हैं, और ये हमारे बिल्कुल ऑपोजिट होता है हार्ड पैलेट के, ये जो हमारा सख्त तालु है उसके मुतजाद में होता है, यानी ऑपोजिट में है। एपिग्लोटिस की तरफ चले जाते हैं तो ये हमारे विंड पाइप के साथ होता है, ये वही हवा की, सांस की और हवा की नाली है। अब विंड पाइप भी वही हवा की नाली। फूड पैसेजेस हमारा बैक साइड पे चला जाता है, जिससे हम फूड अंदर अपने लेके जाते हैं सिस्टम में। ये सारे के सारे वोकल कॉर्ड और वोकल लिप्स हैं। वोकल कॉर्ड के नाम से भी आपको आएगा तो आपने परेशान नहीं होना, स्पीच ऑर्गन्स के नाम से भी आएगा तो आपने परेशान नहीं होना, सेम ही चीज आ जाती है यहाँ पे। ठीक हो गया, ये हमें जो डायग्राम बताई। अब ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस हैं जो आपने स्टडी करनी है फोनेटिक्स के चैप्टर के अंदर। नाउन्स ये है और एडजेक्टिव्स ये है, ये है नाम उसका और ये है उस नाम की सिफात। लिप्स से बनेगा लाइबियल और बाइलेबियल, टीथ से बनेगा डेंटल, ये नाम आपने याद करने हैं। एल्वेलर रिज से बनेगा एल्वेलर, हार्ड पैलेट से बनेगा पैलेटल, सॉफ्ट पैलेट से नाम होगा वेलर, और यूवेला से यूवेलर, और फेरिक्स से फेरेक्सिजियल, और टिप से एपियल एपिकल। ये जो सारे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस है ना, ये ईयर को बाहर निकालते हैं, हवा के निजाम को बाहर निकालते हैं और हवा को अंदर खींचते हैं, फिर अल्फाज प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ कॉन्सोनेंट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और इसके साथ जो है हम जो कॉन्सोनेंट स्पेशली प्रोड्यूस करते हैं ना, उनको यूज करने के लिए निकालते हैं। अलबत्ता जो हमारे वावल्स होते हैं ना, वो तो सीधे ही होते हैं, आ बा या वो तो डायरेक्ट हवा हमारे मुंह से बाहर निकलती है बगैर किसी वोकल कॉर्ड को टच किए, तो वो हमारे वावल्स होते हैं। लेकिन चूंकि कॉन्सोनेंट में हमें टच करना पड़ता है इधर उधर अपने ऑर्गन्स को, तो इस वजह से वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेट बन जाते हैं। ये भी वही डायग्राम आपके पास आ गई है, यहाँ पर आपको वो प्लेसेस दिखाए जा रहे हैं जो पीछे आपको ये उसने एडजेक्टिव्स दिखाए हैं। इसके बाद ये कॉन्सोनेंट की डिस्क्रिप्शंस आ गई है, ये आपका उसका फोनेटिक्स का पूरा चैप्टर चल रहा है, ये भी फोनेटिक्स का। ये डायग्राम्स चूंकि यहाँ पे इकट्ठी आ गई थी तो मैंने कहा मैं आपको ये डायग्राम्स सारी बता देती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर हमारा आगे आना है। इसको सिर्फ आपने यहाँ तक रीड करना है, आगे यूनिवर्सिटीज के कुछ नेम्स हैं वो आपने रीड नहीं करने हैं। ठीक है, चले जनाब, ये फोनेटिक्स के चैप्टर में भी जब हम फोनेटिक्स का चैप्टर करेंगे तो फिर हम इसको फिर डिस्कस करते हैं।